कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। तो आज हम एक बार दोबारा से मिल रहे हैं और एक बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये एक्चुअली में पहले चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजंस में ही इंक्लूड कर देता था मैं। मतलब वो जो 44 कंसेप्ट थे वो ज्यादा होते थे। फिर मुझे लगा कि बच्चे 40-45 के बाद ढीले पड़ जाते हैं और ये जो कंसेप्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने उसको एक नया चैप्टर ही दे दिया। आइए हम आज की क्लास में एक नया चैप्टर पहले लिखें, राइट शेयर्स। बेटे इस चैप्टर में अगर आप ये चैप्टर देखें स्टडी में तो अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ, लेकिन पेपर में अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो बार बार आ रहे हैं। तो बेटे राइट शेयर्स, बेटे स्टॉक स्प्लिट, बेटे रिवर्स स्प्लिट, बेटे बायबैक, ये जितनी भी बातें हैं बेटे हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। वैसे ये सभी बातें मैं फाइनेंशियल डिसीजन में कंसेप्ट 45, कंसेप्ट 46, कंसेप्ट 47, कंसेप्ट 48 वगैरह में करता था। तो मुझे लगा कि बच्चे जो हैं लास्ट में थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं और वो समझते हैं कि चैप्टर तो एंड हो रहा है, तो वो कंसेप्ट इतने ध्यान से नहीं करते थे। तो मैंने इन सभी को 12 कंसेप्ट में अलग से लिखा और एक नया चैप्टर बना दिया और आज वही चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपके सामने मैं उस चैप्टर को करूंगा। तो प्लीज आप सभी अपने नोटबुक्स खोल लीजिए, रजिस्टर्स खोल लीजिए, कैलकुलेटर खोल लीजिए और चैप्टर का नाम लिखिए राइट शेयर्स स्लैश स्टॉक स्प्लिट स्लैश रिवर्स स्प्लिट स्लैश बायबैक ऑफ शेयर्स। ये सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, 2 लेक्चर्स लगेंगे। और बेटे 2 लेक्चर के साथ साथ हम 15 से 16 क्वेश्चंस कर डालेंगे और यकीन मानिए आप पेपर दे रहे हो जून में या दिसंबर में, इसमें से 5 से 8 नंबर का तो जरूर आएगा ही, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हमने ये बातें थ्योरी में की हुई हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकल में करेंगे कि राइट शेयर्स अगर एक कंपनी इशू करना चाहे तो पब्लिक उसको किस तरह से रिएक्ट करती है, उसको पॉजिटिव रिएक्ट करती है या नेगेटिव रिएक्ट करती है, ये बातें सीखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने चाहता हूं कि आप ये वाला पेज खोल लें और इस पेज में मैंने लिखा हुआ राइट शेयर्स, कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट 2 चॉइस बिफोर शेयर होल्डर, कंसेप्ट 3 इफेक्ट इन शेयर होल्डर्स वेल्थ ड्यू टू अबव चॉइसेस। अलग अलग बातें मैंने डिफाइन की हैं जो मुझे लगता है कि एक बच्चे को पता होनी चाहिए। इस दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आप क्लास देख लीजिए,
वहां पर कहीं पे भी इस तरह से कंसेप्ट वाइज बाइफर्केशन नहीं है। पहला मैं इंसान हूं जिसने कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये 12 कंसेप्ट्स हम कंप्लीट करेंगे और ईमानदारी से देखेंगे। तो चलिए जी, इस ज्ञान की गंगा में बहे चलें और थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट लिख लें, फिर मैं शुरू करूंगा। तो ये एक लेक्चर 1 है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन पहले लिखिए, फिर मैं शुरू करूंगा। बेटे, आराम से पहले कंसेप्ट 1 लिख लें। हम आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। At a price less than normal current market price. बेटे, ए और बी लिख लिया हो तो कंसेप्ट 2 में आ जाए। चॉइस बिफोर शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर के सामने क्या चॉइस होती है? बेटे, ये कंसेप्ट 1 था, भले समझ नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं है। कंसेप्ट 2, बेटे ए बी सी डी सब लिख लिया? मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ लिख रहे हैं बेटे। कंसेप्ट 3, इफेक्ट इन शेयर होल्डर्स वेल्थ ड्यू टू अबाउ चॉइसेस। आप मानिए कि आप जर्मन लैंग्वेज लिखिए, मैं भी समझाऊंगा, फिर सब समझ आ जाएगा।
लिख लिया जी कंसेप्ट 3। बेटे आराम से ए पॉइंट लिख लीजिए और उसके बाद आप एक चित्र बनाइए। ये लीजिए जी, फोटो बनाइए। फॉलोइंग इज अ टाइमलाइन प्रेजेंटेशन ऑफ राइट इशू। बेटे बड़ी मेहनत की है, सारी पीपीटी बनाई है। आप किसी की फेस टू फेस में भी इतना कुछ नहीं देखेंगे, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है बेटे। मेहनत की है बेटे, पीपीटी प्रिपेयर की है पहले से, राइट इशू से पहले, राइट इशू के बाद। प्रायर टू राइट इशू, पोस्ट राइट इशू, फिर राइट इशू बीच में आ गया। चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 1 लिख लिया जी। हाँ सर वो तो लिख लिया। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4 लिखे, बस 4 के बाद नहीं लिखना मेरे ख्याल से। चलिए लिख लीजिए, कंसेप्ट 4 लिख लीजिए। इस चैप्टर में बेटे मैं पहले स्लाइड्स लिखवा रहा हूं, फिर समझाऊंगा। अमूमन तौर पे मैं पहले समझाता था फिर स्लाइड्स लिखवाता था, इस बार इस उल्टा कर रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि कितना फर्क पड़ता है आप लोगों की समझ में। बेटे ये लिखा हुआ है कैलकुलेट राइट इशू प्रोसीड्स, डेल्टा एन इंटू इश्यू प्राइस है बेटे, ओ की जगह आई है, इंटू राइट प्राइस या राइट इशू प्राइस या खाली इशू प्राइस, कुछ भी लिख लीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बेटे डेल्टा एन इंटू ओपी का मतलब है राइट इशू प्राइस। आप आईपी लिख लीजिए उसको, N0 P0 प्लस डेल्टा एन इंटू आईपी अपॉन N0 प्लस डेल्टा एन। स्टेप 1 लिख लिया जी, स्टेप 2, स्टेप 3। मतलब ए पॉइंट में 3 स्टेप्स थे। अब बी पॉइंट लिख लीजिए, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट राइट प्राइस, मार्केट वैल्यू पोस्ट राइट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये लो बेटा सी पॉइंट लिख लो।
लिख लिया बेटे? लो बेटे, सी पॉइंट सिंबॉलिकली P1 is equal to P0 into N0 plus delta N into issue price upon N0 plus delta N. P1 is equal to post write price or ex write price. N0 is equal to existing number of shares. Delta N, increase in number of shares. OP, offer price. R0, प्री राइट प्राइस और कम राइट प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन की बात है नहीं। लो जी लो। अब एक बच्चा कहता है जी लिखवाना हो पहले समझाओ, बिल्कुल समझाऊंगा बेटे, पहले चलो समझ ही लेते हैं। आप ऐसे ही नाराज हो रहे हो, पहले समझ लेते हैं। लो बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल डिसीजंस में हम जो चैप्टर कर रहे थे उसमें ये बात भी तो आ सकती है, ये बात भी तो पूछी जा सकती है कि अगर हमें इशू शेयर्स को इशू करना है, मतलब हम डेट इक्विटी मिक्स की बातें करते थे कि डेट इतना होना चाहिए, इक्विटी इतनी होनी चाहिए, तो इक्विटी में फ्रेश इक्विटी कितनी होनी चाहिए, फ्रेश शेयर्स, या अगर हम फ्रेश शेयर्स की बात करें तो उसमें हम राइट शेयर्स के भी देख सकते हैं कि राइट शेयर्स कितने होने चाहिए। हम वी कैन आल्सो इशू राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स से क्या इंपैक्ट होगा, राइट शेयर्स क्या होते हैं, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट क्या होती है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस प्रायर टू राइट कैसे होती है, मार्केट प्राइस पोस्ट टू राइट कैसे होती है, ये सारी बातें बेटे हम करेंगे आज की क्लास में, और जिसका नाम मैंने डाला राइट शेयर्स। भले मान लीजिए आपने नहीं भी लिखा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंपनी जब भी पब्लिक इशू के लिए आती है तो सबसे पहले वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर में आती है। सबसे पहले जब वो शेयर्स इशू करती है तो इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, और इसके बाद जब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इनको, इन सभी को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक राइट मिल जाती है मेरे बेटे, राइट मिल जाती है, राइट मिल जाती है, हक, साडा हक, एथे रख, साडा हक, एथे रख। बेटे इनको एक हक मिल जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बेटे जैसे आप जिस घर में रहते हैं, आप बताइए जिस घर में हम रहते हैं, और उस घर में अगर आपको सबसे पहले पैसों की जरूरत हो तो बेटे सबसे पहले तो घर वालों से ही मांगने चाहिए। हाँ, अगर घर वाले नहीं दे पाए या कम पड़े तो बेटे बाहर जाना चाहिए। मैं अभी इक्विटी शेयर्स की बात ही कर रहा हूं बेटे, मुझे इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, ये बात समझ आ गई डेट इक्विटी मिक्स से। अब इक्विटी शेयर्स मेरे को इशू करने हैं तो मैं पहले पुराने जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स इशू करूं, या जो नए इक्विटी शेयर होल्डर, नए ढूंढूं, मार्केट्स में जाकर नए ढूंढूं इक्विटी शेयर्स। बेटे असूल ये है कि हमें घर वालों को पहले जो एग्जिस्टिंग लोग थे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए। बेटे उनको इज्जत कैसे देंगे, मैं कहता हूं जी उनको इज्जत देने के लिए हम पहले उनका सम्मान करेंगे। हम सम्मान कैसे करेंगे बेटे, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 भी यही बात कह रहा है कि पहले हम उन लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। किनको, किन लोगों, जिन्होंने हमारे ऊपर पहले से विश्वास व्यक्त किया था, हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे और हम पहले उनको कहेंगे
कि हमें पैसों की जरूरत है और हम इतने इक्विटी शेयर और इशू करना चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हैं? तो उनके पास राइट होगी, अगर वो लेना चाहते हैं, या जो भी शेयर्स हम उनको देंगे उसी का तो नाम है राइट शेयर्स। बेटे उसी को बोलते हैं राइट शेयर्स, उसी को बोलते हैं राइट शेयर्स। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आइए दोस्तों, हम आज के चैप्टर में कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो प्रोविजंस है राइट शेयर्स के ऊपर, वो तो आप कंपनी लॉ की क्लास में करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में किस तरह से राइट शेयर्स का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपकी बात करूं, मैं कहता हूं जी एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये झोपड़ी में कंपनी है, ये कंपनी ने पहले से ही 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं, एक जमाने में, भले जमाने में इशू किए हुए हैं, और 1 लाख रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। ये जो कंपनी है, कुछ वर्षों के बाद इस कंपनी को लगता है, और इसको लगता है फर्दर इशू की जरूरत है, और राइट शेयर्स लेकर आना चाहती है। तो बेटे राइट शेयर्स में क्या होता है कि पहले इस कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना पड़ेगा। तो ये राइट शेयर्स लेके आना चाहती है 1:4। तो अभी देखेंगे क्या मतलब होता है। इसको हम बोलते हैं स्वैप रेशो, एक्सचेंज रेशो। मैं एक केस स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें मैं इस केस स्टडी में क्या बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी एक कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, और ये शेयर मार्केट में बिक भी रहे हैं, और मार्केट प्राइस 30 रुपए है, मान के चल रहे, मतलब राइट इशू के आने से पहले, प्रायर टू राइट इशू की अनाउंसमेंट होने से पहले एक शेयर 30 रुपए का बिक रहा है, और राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट होने के बाद वो देखेंगे कितने का बिक रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको हम राइट दे रहे हैं 1:4। बेटे स्वैप रेशो का मतलब क्या होता है सुन लें। स्वैप रेशो बोलते हैं बेटे एक्सचेंज रेशो। जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आप देखते हैं, मर्जर अमालगमेशन में एक परचेजिंग कंपनी होती है, एक वेंडर कंपनी होती है, वो किस रेशो में शेयर्स अदला बदली कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटे स्वैप रेशो। जैसे मैंने लिखा 1:4, इसका मतलब हुआ 1 शेयर विल बी issued, 1 new share will be issued for every existing 4 shares। आराम से बेटे, मैंने कहा जी 1:4 का मतलब क्या है। 1 न्यू शेयर विल बी इशूड फॉर एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स, मतलब एक नया शेयर दिया जाएगा 4 के बदले में। इसका मतलब 4 हैं तो 1 मिलेगा, और बेटे 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो कितने मिलेंगे। 10,000 इंटू 1/4 बेटे 2,500। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी 4 है तो 1 मिलेगा, 10,000 है तो 2,500 मिलेंगे। 2,500 इक्विटी शेयर्स राइट शेयर्स अलॉट कर रही है ये कंपनी, यहां पर जो उसने लिखा है। लो बेटे, तो मैं ये कह रहा हूं जी 1:4 की रेशो है। 10,000 इक्विटी शेयर्स के बदले में 2,500 राइट शेयर्स
ये कंपनी देने को शुरू कर रही है। अब मुझे एक चीज बताइए आप सभी कि इस कंपनी को 2500 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट शेयर्स, और 10,000 इक्विटी शेयर पहले से ही हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? 10,000 पहले से हैं, 2,500 इशू कर रहे हैं। तो मुझे इतना बता दीजिए कि ये जब राइट इशू प्राइस जिसपे इशू करेगी बेटे, वो प्राइस 30 रुपए ही होगा, 10 रुपए फेस वैल्यू होगा, या 10 और 30 के बीच में होगा? आराम से सोचना है। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 30 रुपए है। जब ये राइट इशू प्राइस लेकर आएगी तो इसका इशू प्राइस अगर 30 होगा तो लोग कम सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही चीज तो 30 में मिल ही रही है। तो बेटे घर वालों को तो थोड़ी सी सस्ती देनी चाहिए, सोचिए आप। बेटे फिर घर वाले किस बात के हुए? उन्होंने आपके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, तो इज्जत क्या क्या हुई? तो बेटे वो जो राइट इशू प्राइस होगा वो प्राइस 10 से लेकर 30 के बीच में ही होगा। मतलब 10 रुपए से ज्यादा होगा और 30 रुपए से कम होगा, 10 रुपए से ज्यादा होगा और 30 रुपए से कम होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि बेटे 20 रुपए का ये मार्केट प्राइस लेकर आए हैं, इशू प्राइस लेकर आए हैं कि ये 2,500 शेयर्स 20 रुपए के इशू करेंगे। तो तीन चीजें आ गई, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस पर शेयर राइट इशू के पहले 30 रुपए, राइट इशू प्राइस 20 रुपए। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सोचना ध्यान से। जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, राइट शेयर्स इशू करती है, या स्टॉक स्प्लिट करती है, मतलब उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। राइट शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में, बोनस शेयर्स में बढ़ जाएंगे, स्टॉक स्प्लिट में बढ़ जाएंगे, मतलब सप्लाई बढ़ गई। तो ये बताइए कि उन सभी के बाद मार्केट प्राइस कम होता होगा या बढ़ता होगा? सोचना है। मैंने कहा मार्केट प्राइस कम होता होगा या बढ़ जाता होगा? बेटे 30 रुपए का पहले था, राइट इशू से पहले 30 रुपीज का था। आपने बताना है कि राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस 30 का होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। बेटे मैंने हिंट दे दी थी इकोनॉमिक्स की कि अगर आप सप्लाई बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस कम आ जाता है। तो बेटे मैं मान के चल रहा हूं कि 28 रुपए का मार्केट प्राइस होगा पोस्ट राइट इशू प्राइस, 28 रुपए। बेटे 30 रुपए पहले, बेटे 28 रुपए बाद में, बेटे 20 रुपए बीच में। ध्यान से मेरे बेटे, भूल ना जाना। बेटे ये केस स्टडी लिख लो, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर एक शेयर होल्डर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसके पास 1,000 शेयर्स हैं और उसको भी राइट की ऑफर आ गई कि 250 शेयर उसको मिल सकते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये 250 शेयर्स लेना चाहे तो ये 20 रुपए देगा अपनी कंपनी को और 250 शेयर्स ले लेगा, जिसकी मार्केट प्राइस 30 रुपए की है, और जो लग रहा है कि राइट इशू के बाद 28 तक तो आ ही जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये व्यक्ति एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सोचे कि मुझे शेयर्स लेने नहीं है, नहीं, और ये अपनी राइट को अगर रिनाउंस करना चाहे, एक बच्चा कहता क्या बोले, रिनाउंसमेंट करना चाहे, मतलब अपनी राइट को देना चाहे, तो मेरे को एक चीज बताइए, फिर कैसे करेगा? या ये अपने दोस्त को जब रिनाउंस करेगा तो कितने पैसे उससे चार्ज करेगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट